बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। हमारे साथ मौजूद है गुलाम नबी मोराई साहब। हम ज़राअत के भी माहिर हैं, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से खुद चूँकि ब्यूरोक्रेसी का एक तवील अर्से तक हिस्सा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, उसको किस तरीके से महफूज रखा जाता है और क्या क्या खामियाँ ऐसी मौजूद थी कि जिसकी वजह से पूरे सिंध की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज के दिन तक पानी के अंदर जो है वो बहुत से इलाके न सिर्फ डूबे हुए हैं बल्कि जो बच गए हैं वो भी काबिल काश्त नहीं हैं। मोराई साहब, सूरत हाल आपके सामने ही है। मैं खुद गया, लेफ्ट बैंक पर भी देखा, राइट बैंक पर भी देखा। दादू के पास तो इंडस हाईवे आगे नज़र ही नहीं आता था। KN नाथन शाह पूरा डूबा हुआ है, खैरपुर नाथन शाह। दूसरी जानिब जो सांगड़, टंडो अलायार और इसके अलावा जो नवाबशाह तक का सारा इलाका है, बल्कि सारा इलाका कह लें कि इंडस हाईवे और सुपर हाईवे जो नेशनल हाईवे, दोनों तरफ ही जो है वो शदीद तबाही है। तो आखिर इस तबाही की आप वजह क्या समझते हैं? क्या सिर्फ कुदरती आफत को ही जो है वो इसका हम जो है वो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पहले तो देखें, अंग्रेज़ ने जो सिस्टम्स बनाए थे, हमारे यहाँ बड्डे होते थे, हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम होता था, और ये जब भी बरसात होती थी ये समुद्र चला जाता था। और चूँकि सिंध सूबा जो है वो आखिर में आता है, जो समुद्र से कनेक्ट होता है, और वो पुछड़ी भी हम कहते हैं उसको। तो वो जो पानी आता है पूरे पाकिस्तान का, तो यहीं से जाता है, दरिया के थ्रू जाता है, ये फिर सरफेस के थ्रू जाता है, वो भी दरिया के। और ड्रेनेज सिस्टम जो पाकिस्तान का है, जो था अंग्रेज़ छोड़ गया था, उसके थ्रू जाता था। बदकिस्मती ये है कि अंग्रेज़ के जाने के बाद हमने इस मुल्क को, जिस तरह आप किसी भी चीज़ को देख लें कि अंग्रेज़ जब छोड़ गया रेलवे लाइन जो छोड़ गया, वो तकरीबन 16,000 किलोमीटर थी तकरीबन। अब वो 10,000 किलोमीटर रह गई हैं। इसी बात को लिए हुए जो ड्रेन्स थे हमारी, जो भी जहाँ पुरान थी ड्रेन्स थी, नेचुरल ड्रेन्स थी, उन सबको बंद कर दिया, आबाद कर दिया, मट्टी डाल के आबाद कर दिया, तो डेफिनेटली पानी तो रुकेगा। तो ये इंसानी ज़्यादा है, कुदरती कम है। ऑफ कोर्स कुदरत ने बरसात बसाई है जो इस साल बड़ी अनपैरेलल किस्म की हुई है। अब नशर फरोज़ में कोई 1300-1400 मिलीमीटर हुई है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। मगर जो इस पाकिस्तान बनने के बाद हमने करप्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, और सर्विसेज पे कम ध्यान दिया है, और लोगों पे कम ध्यान दिया है, अपनी जेब भरने पे ज़्यादा ध्यान दिया है। बदकिस्मती ये है इस सिस्टम की, इस मुआशरे की। अच्छा मोराई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना नुकसान हुआ होगा? ख़ासतौर पर मैं आपका एक बड़ा तजर्बा है सड़कों के हवाले से। इंडस हाईवे तो मैंने देखा कि नज़र ही नहीं आता था। दादू के करीब पहुंच के खैरपुर नाथन शाह के पास से नज़र ही नहीं आ रहा था। मेरा खुद भी वहां पर जाना हुआ। इस तरीके से ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, इसकी भी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, ये मईशत पे कितना बोझ डालेगा? देखिए, बात ये तो आपने नेशनल हाईवेज़ की बात कर दी। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मिल्कियत और फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत है। जो सूबे और सूबाई रोड्स हैं, जहाँ पर 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा है, वो तकरीबन जो जहाँ पर भी पानी खड़ा है वहाँ टोटल रोड नेटवर्क ख़त्म हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट तो ये है कि नया हर चीज़ नहीं बननी पड़ेगी। मगर बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि अब हम जिस इकनॉमिक टर्माइल से, इक्तिसादी टर्माइल से गुजर रहे हैं, बदहाली से गुजर रहे हैं, वो भी एक बड़ा धचका है। इन हालात में हमारे लिए इस मुल्क को बनाना, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ सिस्टम बन चुके हैं, अभी जो हुकूमत आती है वो करप्शन के बगैर और सर्विस डिलीवरी में कोई बिलीव नहीं करती। बनेगा क्या? मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़ी दुखदायक और दर्दनाक सूरत हाल है। गंदम की फसल जो है उसकी बुआई वक्त पर हो सके, क्या मुमकिन नजर आती है आपको? देखिए, मैं अर्ज करूं आपको, गंदम हमारे यहाँ 43 लाख जो है वो टन पैदा होती है, सिंध में होती लास्ट ईयर, और हमारी कंजम्पशन है 42 लाख टन। अब आपको मैं गुजारिश करूं कि इस साल हम 12 लाख टन भी गंदम अगर पैदा कर पाए तो बड़ी बात होगी। क्योंकि पानी खड़ा है, पानी खड़े होने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर जो सियासी मसलतें हैं वो भी सामने आती हैं। सपोज उस एरिया का MPA MNA मिनिस्टर तकड़ा है तो वहाँ से वो
तोड़ने नहीं देता। अब LBOD की बात है, कल 0 पॉइंट की तोड़ने की बात हो रही थी, मैंने वहाँ आबादगार से बात की, उसने कहा हमेशा यहाँ से हम कट लगाते हैं क्योंकि पानी समुद्र में निकल जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, वरना सिंजोरों तक जो LBOD है सिंजोरों से शुरू होती है, वरना वो सब के डूबने के खतरात हैं। वो प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ 2-3 प्रॉब्लम है मल्टीपल। एक करप्शन सिर्फ नहीं है, मगर इन्फ्लुएंस की वजह से भी सिस्टम्स को हम तबाह करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने बताया आपको कि 43 लाख जो है हम टन गंदम पैदा करते थे, इस साल खुदा खैर करे 50% भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि पानी खड़ा है, पानी जाएगा। अगर ये अक्टूबर में भी निकाल गए पानी तो कोई बेहतरी हो सकती है। मगर ये ज़्यादातर ट्रेजेडी पता है क्या है? ये ज़्यादातर ट्रेजेडी है सक्खर बैराज में। कोटड़ी बैराज तो वैसे भी हमेशा डूबता है, थोड़ी बारिशें भी होती हैं तो वो डूबते हैं बेचारे। मगर सक्खर बैराज जो विच इज़ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ सिंध, एग्रीकल्चर के तौर पे ख़ास तौर पे, वो इस बार इतना तबाह बर्बाद हुआ है, इतना ख़राब हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ जहाँ गंदम का मरकज़, गन्ने का मरकज़, हर चीज़, कपास का मरकज़, कपास की फसल हमारी तकरीबन 80% से ज़्यादा तबाह हो गई है। हमारी गंदम की क्या सूरत हाल नज़र नहीं आती, चावल की फसल 70-80% तबाह हुई है। हमारी खजूर जो है, आपने मार्केट में एक भी वो कच्ची खजूर नहीं देखी होगी, वरना वो हर जगह पे पड़ी रहती है। सक्खर खैरपुर की खजूर इस दफा आई नहीं है, वो तबाह बर्बाद हो गए वहां के। मोराई साहब पहले नहीं उतर जाती, वो सितंबर अगस्त से पहले नहीं उतर जाती? नहीं, देखिए बात यह है कि वहां पर अगर जून जुलाई में इतनी बारिशों के बाद वो फिर खजूर खत्म हो जाती है। खजूर वहां की इस साल इस साल हमने कच्ची खजूर देखी नहीं, अभी भी पानी खड़ा है उधर। जिसको सिंधी में डोका कहते हैं, डोका जो इसको कहते हैं, वो डोका तो नजर ही नहीं आया। जिसको डोका जिसको कहते हैं, या कच्ची खजूर जो कहते हैं, वो आया ही नहीं। आपको मार्केट में नहीं देखा होगा, हमने एक भी नहीं खाया जो हमारे पास होती थी, दोस्त बेचते थे। तो बहरहाल फिर आ जाए अपने शुगर केन पे। अब शुगर केन लास्ट ईयर 23 मिलियन हमारे यहाँ टन था, 23 मिलियन टन था शुगर केन, और उससे चीनी बनी तकरीबन 23 लाख टन। अब वो हमारी खपत वहाँ 10-15 है, बाकी सरप्लस है। तो मेरा मकसद कहने का है कि इस साल अगर 10 लाख टन भी पैदा हो चीनी, बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए कि गन्ना जो फसल ऐसी फसल है जो पानी को बर्दाश्त कर लेता है काफ़ी अरसे तक, मगर अब इतना पानी खड़ा है और इतने लंबे अरसे के लिए पानी खड़ा है कि गन्ना भी तबाह हो गया है। और गन्ने का जो फसल है वो बिल्कुल कोई मेरे ख्याल में 20% भी अगर शुगर हम पैदा कर पाए तो बड़ी बात है। अच्छा मोराई साहब, अब आलू और प्याज का क्या होगा? वो कितने हद तक उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है? ओ माय गॉड, मैं बताऊं, पूरे पाकिस्तान को आलू तो सिंध में कम पैदा होता है, आलू तो पंजाब देता है। प्याज जो है पूरे पाकिस्तान को अक्टूबर से शुरू होता है। प्याज हमारा अक्टूबर से शुरू होता है, जुड्डो उधर से शुरू होते ये मीरपुर माथिलो तक हमारे यहाँ प्याज अक्टूबर से सप्लाई करते हैं पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान को अप्रैल मई तक। वो फसलें तबाह हो गई, बीज तबाह हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। अब जहाँ ज़मीन जिसको मिली है, थोड़े बहुत अभी फिर प्याज कर रहे हैं, टोमेटो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं उस एरियाज में जहाँ पर पानी नहीं है, मगर वो 20% एरिया है, वो कोई ज़्यादा तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोराई साहब, अब सोल्यूशन क्या है? हुकूमत क्या कर सकती है? ये डिजास्टर तो ये खुदा ना खास्ता पैदा हो सकता है ना, ग़िज़ाई किल्लत का, इससे अभी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए मैं अर्ज करूँ आपको, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे यहाँ विल ही नहीं है। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान की गवर्नेंस में विल नजर ही नहीं आती। आप देख लो, प्राइम मिनिस्टर को देख लो, चीफ मिनिस्टर को देख लो, दे बिलीव इन फोटो सेशंस। वो बात नहीं है कि डिलीवरी हो गुड्स की, लोगों तक पहुँचे। आप स्कैंडल सुन रहे हैं, आप स्कैंडल्स की बात सुन रहे हैं कि जो कहीं भी आपको यूके का, फ्रांस का, यूएई का, अमेरिका के टेंट्स आए, कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं टेंट सिटी। मेरा मकसद कहने का ये है कि जब विल होती है तो चीज़ बेहतर होती है। अब पहला कदम तो ये है कि भाई पानी निकालो।
बिल्कुल ठीक। और पानी निकालने के बाद आप ये कर सकते हो या बात कर सकते हो कि चलो जी गंदम के लिए कोई जमीन मिल जाए। अच्छा मुराई साहब थोड़ा सा कत्ता कलामी की इबादत, आपको कोई चांस नजर आ रहा है मुस्तकबिल करीब में पानी निकलने का? क्योंकि अब तो महीना तकरीबन हो गया इस पानी को खड़े हुए, अब तो उसके अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। भाई जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, और ये बीमारी नहीं होगी तो और क्या होगा। देखिए बात ये है कि नज़र आने वाली बात ये है कि हमने 75 साल में जो खुदा दादे पाकिस्तान के साथ किया है, ये कुदरत का हमारे ऊपर नाराज़गी है। कुदरत ने अपना हमें ये दिखाया है कि तुम लोग जब अपना ख्याल नहीं करते हो तो आप देखो क्या हालत होता है आपका। हमें वो लीडरशिप चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो इंसान दोस्त हों। अब अगर हर पैसे का दोस्त है तो फिर तो ये वो लोग कर पाएंगे जो इंसान दोस्त हो, पाकिस्तान के दोस्त हो, और वो जज्बा खुदा खैर करे वो आ जाए तो हम फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी मोराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़राअत के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से ठीक होगा, तमाम ही चीज़ों के ऊपर मोराई साहब ने रोशनी डाली। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं सिंध आबाद गार्ड बोर्ड से। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब कितनी तबाही आई है, मैंने तो देखा कि दादू से लेके सांगड़ तक और सांगड़ से नवाबशाह तक, नवाबशाह से सक्खर तक कोई भी इलाका ऐसा नहीं था। लाड़काना ले लें, कोई भी ले लें, मैं तो बड़ा तफसील से इस पूरे इलाके को देख चुका हूँ, हेलीकॉप्टर से भी देखा, ज़मीन से भी जाकर देखा, तो फसल तो नज़र नहीं आई मुझे कहीं पर भी, पानी ज़रूर नज़र आया। तो अब क्या सूरत हाल है, अब कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है काश्तकार का? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, आपने बिल्कुल इसका जो अभी इंट्रो दिया ये बिल्कुल ठीक आपने बात कही, और मेरे ख्याल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और कहीं पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे कुछ एस्टिमेशन इस तरह से है कि इस वक्त जो भी खरीफ की हमारे पास क्रॉप्स लगी हुई थी, और खरीफ पाकिस्तान का एक मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फसलें भी होती हैं, और बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी आ रहा होता है तो उसके ऊपर ज़ेर काश्त ज़मीन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मेजर फसलें हैं उनका कोई तकरीबन 70 से 80% तक तबाह हो गया है। जो माइनर फसलें जैसे सब्जियां थी वो सेंसिटिव भी होती हैं, वो भी हमारे पास इस वक्त अनियन, प्याज और टमाटर होता है, वो भी इस वक्त ख़त्म हो चुका है, जो हम आजकल इंपोर्ट भी कर रहे हैं। खजूर की फसल तो जुलाई और अगस्त में ही हमारे पास ख़त्म हो गई थी, बारिशें पड़ते ही हमारे पास वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो सूरत हाल बहुत ख़राब है। अच्छा शाह साहब, कितना नुकसान, मतलब नुकसान से मेरी मुराद ये है कि अब कौन कौन सी फसल जो है वो इस साल हमें नहीं मिल पाई? ज़ाहिर है कि मैंने देखा कि उसमें कपास तकरीबन ही तबाह हाल नज़र आई। तो क्या गंदम की बुआई हो पाएगी? आपको लगता है कि ज़मीनों से पानी निकल जाएगा, हुकूमत कुछ ऐसा कर लेगी, या कुछ कुदरत का ऐसा इंतज़ाम हो जाएगा कि धूप अभी शिद्दत तो है लेकिन क्या पानी उड़ जाएगा, ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी गंदम तक? देखिए, दूसरे सूबों में ये हुआ है कि पानी आके बह गया है, सिंध में ये हुआ है कि पानी आके खड़ा हो गया है, और अभी तक जो भी नॉर्दर्न एरिया से पानी आ रहा है वो खड़ा हुआ है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरे नहीं ख्याल में कि गंदम की फसल कोई इतनी कोई कर सकेगा 20 से 25 सिंध में हो सकेगी। एक बात वो भी तब हो सकेगी, यहाँ जो एग्जिस्टिंग फसलें जो भी 20-25% बचती हैं जहाँ पे, वो भी तब बचेंगी जब अगर फ्रेश पानी उन इलाकों में प्रोवाइड किया जाए। इस वक्त तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि वो बारिशों का ड्रेन हुआ पानी कैनाल्स में चल रहा है, जिसका टोटल डिसॉल्वेबल सॉल्ट्स के रीडिंग्स कोई 11 तक हैं, और अगर वो ज़मीनों को दिए गए जो कि जा रहा है इस वक्त ज़मीनों में, तो वो ज़मीनों की जो फर्टिलिटी और लॉन्ग टर्म जो उसकी प्रोडक्शन की ताकत है वो भी उसकी ख़राब कर देगा। तो जब तक इसका कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं बनता तो सूरत हाल जो ख़राब हो गई सो हो गई, लेकिन खौफ और डर ये है कि अगले 5-6 महीने तो छोड़ दें, इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना पड़ जाए हमारी सॉइल्स के ऊपर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस पानी को, सारे के सारे पानी को ड्रेन करना होगा जो इस वक्त नहरों में खड़ा हुआ है? देखें, इस पानी का रास्ता पूरे पाकिस्तान का वो चाहते हुए ना चाहते हुए सिंध से ही है, और सिंध के जो कॉन्टूर लेवल्स हैं, जो एंगल्स हैं, वो दूसरे सूबों से कम है क्योंकि हम समंदर के करीब हैं। इस पानी को घूम फिर के समंदर में जाना है, इसलिए नेचुरल ड्रेनेजेस और जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे वो सिंध में प्लान हुए थे, वो इस वक्त फंक्शन नहीं कर रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए कोई कोशिश हो रही है या नहीं हो रही।
अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि जब ये पानी निकल जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, बहुत जल्द पानी निकल जाएगा, दुआ भी है और कोशिश भी जाहिर है कि हमारी ख्वाहिश तो होगी, हुकूमत भी कोशिश करे कि पानी किसी तरह निकल जाए, अगर कर सकती है तो। ज़मीन उसके बाद क्या ज़मीन को इससे कोई फ़ायदा होगा कि इतने अरसे उसमें पानी खड़ा रहा, जिस तरह इमरान खान साहब ने राजनपुर में कहा कि इससे फसल बहुत अच्छी होगी, तो कोई ऐसी सूरत हाल भी है, ये मज़ीद सेम बढ़ जाएगा ज़मीन में? देखिए, जहाँ पे दरिया का पानी जाता है, हमेशा याद रखिएगा फ़ायदा उसका होता है। जो बारिश का पानी, एक्यूमुलेटेड ड्रेनेज का पानी होता है, उसका कहीं पे भी फ़ायदा नहीं होता। तो राजनपुर और उन इलाकों में क्योंकि दरिया का पानी जिन इलाकों में गया है, फ़ायदा होगा। सिंध में दरिया का पानी अपने दरिया के इलाकों से नहीं निकला, कच्चे का जो इलाका है, जाहिर सी बात है उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ पे अगर ये जहरीला पानी अगर बहुत ज़्यादा अरसे खड़ा रहा और जिस तरह से आ रहा है, तो बल्कि और भी हमारी सॉइल की लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ने लगा है इसका। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है शाह साहब? अगर हम सोल्यूशंस की तरफ जाएं, जाहिर है कि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। हुकूमत को करना क्या चाहिए? आप जाहिर है कि आबादगार हैं, काश्तकार हैं, और आप उन आवाज़ों के अंदर से हैं कि जो रिसर्च के ऊपर भी बड़ा बिलीव करता है, सिर्फ एक रिवायती तरीके के मुताबिक आप चीज़ें नहीं कर रहे। तो आपको क्या आगे रास्ता नज़र आता है? आपका बहुत अच्छा सवाल है ये बात हम 3-4 साल से कह रहे हैं कि चेंजिंग क्लाइमेटिक सिनेरियो में बहुत शदीद ज़रूरत है कि सिंध में ड्रेनेज का सिस्टम को फ़ाल किया जाए। ज़रा मेरी बात इस ध्यान से सुनिएगा। फ़ाल इसलिए कह रहा हूँ कि LBOD, लेफ्ट बैंक आउट बैंक ड्रेन जो बना हुआ है वो नॉन फंक्शनल है। RBOD जो है, राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन, हम गाहे गाहे हर जगह पे कह रहे हैं, जिसके ऊपर 30 से 40 अरब रुपए खर्चा हो चुका है और वो आधी में छोड़ दी गई है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन सिस्टम्स को, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, इनकी एफिशिएंसी को बेहतर किया जाए। जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज के सिस्टम्स हैं, जो नेचुरल वाटरवेज हैं, ढोरो नारो, ढोरो पुराणु, उन सारों को फाल किया जाए इन द शॉर्ट टर्म। अगर और इनको किया जा सकता है बहुत कम पैसों से, तो अगले सालों में इंशाल्लाह ताला इनके नुकसानात कम होंगे। अच्छा, अब फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है? काश्तकार को क्या इंसेंटिव हुकूमत दे सकती है? कोई मुतालबा भी है काश्तकारों का, या अभी तक वो इसी गुजारिश के अंदर, इसी ख्वाहिश के अंदर है कि किसी तरह पानी निकल जाए तो उसके बाद देखेंगे करना क्या है? अगेन आपका ये भी बड़ी एक अच्छा सवाल है। देखिए, इस वक्त काश्तकार को ये कहा जाता है कि 4,000 रुपये गंदम का रेट तय कर दिया गया है। तो ये बहुत एक खुशाइन बात है जो सरकार ने फिक्स की है। इसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात हो सकती है, लेकिन बात यह कि काश्तकार इस वक्त सवाल ये पूछ रहा है कि मैं गंदम लगाऊंगा कहाँ पे। इस वक्त जो सबसे बड़ी और इस वक्त जो रिलीफ अगर कोई मिल सकता है काश्तकार को, ज़रूरी मईशत को और पाकिस्तान की मईशत को, तो वो ये है कि पानी को रास्ता दिखाया जाए कि वो पानी आहिस्ता आहिस्ता करके समंदर की तरफ जाए। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो रिलीफ के एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं किए जाएं और वो चीज़ें सारी बेकार है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काश्तकार खुद अपने पैरों पे और ये मईशत अपने खुद पैरों पे अगले 6-8 महीनों में तब खड़ी होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जब ये पानी को अपना रास्ता दिखाया जाएगा टुवर्ड्स समंदर, वरना सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। सच्ची बात यह है कि कोई डूम्सडे सिनेरियो नहीं पेश करना चाहिए। हमें तो ये डर लगता है ऐसा नहीं हो कि सिंध में पानी ये बच रह जाए और हमें तैलाबों की सूरत में जगाहे बगाहे और अजला में ये तैलाब नजर आए जहाँ पे पानी फिर निकल ना सके। खुदा करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अच्छा, एक आखिरी बिल्कुल चीज़ शाह साहब, इसको बिल्कुल कंक्लूड करते हुए मैं आऊँगा, इस सारी आफत से हमने सीखा क्या है? काश्तकार ने क्या सीखा है, हुकूमत ने क्या सीखा? जी, हमने ये सीखा है पाकिस्तान में कि हमारे पास जो ब्रिक और मोटार के बहुत बड़े बड़े हमने अपने पास समझा हुआ है प्रोजेक्ट्स हमारे मुल्क की का फ्यूचर हैं। हमने ये सीखा है कि ये हल नहीं है, बल्कि ये इस तरह का क्लाइमेट चेंज की चीज़ों को एग्रेवेट कर सकते हैं जिनसे नुकसानात हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसलिए हमें उन लेसन्स को बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए और पानी और ड्रेनेज के पैराडाइम के ऊपर हमें रीथिंकिंग करना पड़ेगी, वो वफाक हो या वो सूबा हो। बहुत शुक्रिया महमूद नवाज शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप बड़ी तफसील से ज़रूरी मामलात को बताते भी हैं और हमेशा बहुत आसानी से बात समझ भी आती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है वहीद साहब, जो एक्सपोर्टर हैं फ्रूट्स के, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा सैलाब से पूरी इंडस्ट्री को, ख़ास तौर पर फ्रूट्स को,
कि उनकी एक्सपोर्ट्स अब मुमकिन हो पाएंगी, खासतौर पर सिंध से अगर हम कहें? बहुत हुए हैं, और जो मेजर हमारा जो फ्रूट है वो कीनू है और आम है। वो तो सीज़न हमारे ऑलमोस्ट इम्पैक्ट पड़ा आखिरी के उसके अंदर, क्या कहते हैं, सीज़न में पंजाब में जो खासकर जो लेट वैरायटी आती है उसमें इम्पैक्ट पड़ा है। मगर बाद एक है जो हमारी एक्सपोर्ट जो इस साल मैंगो की थी, वैसे ही हमारा आम जो है 50% कम था। वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम काफ़ी चेंज हुआ है, उसकी वजह से आप सैलाब भी देख रहे हैं चीज़ें उसकी वजह से। और आम में इम्पैक्ट आया है, एक्सपोर्ट में। सब्जियों में बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपके जो प्याज है और जो सब्जियां हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि इस महीने तो हम तैयारियां करते थे कि सिंध की एक्सपोर्ट करेंगे प्याज की, मगर इस टाइम पे तो हम मंगा रहे हैं प्याज। तो देखें, दो चीज़ें, एक तो मैं समझता हूँ एक कम से कम अगर मैं सितंबर से जनवरी तक लगा दूँ, मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट होगी, तो कम से कम $150 मिलियन का नुकसान होगा प्याज और सब्जियां और अदर फ्रूट्स की बात मैं करूं, इतने लॉसेस होंगे। मगर दूसरी जो बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, ये तो हमारे लॉसेस हैं जो हम फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, मगर जो लोगों को जो रोजगार मिलता है इसके अंदर, वो बहुत बड़ा हिट करेगा लोगों को, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार मिलता है प्याज के अंदर हार्वेस्टिंग करते हुए। फिर वो जब एक्सपोर्टर पैकिंग करता है, वहाँ लेबर लाखों लोगों को चाहिए होती है उस टाइम पे, जो पैक कर रहे होते हैं। जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है तो उस वक्त भी लोग चाहिए होते हैं। तो वो एक 3-4 महीने जो सिंध को रोजगार मिलता है उस टाइम पे, तो वो एक हिट होगा। आपकी एक्सपोर्ट भी हिट हो रही है और आपका जो लोगों को रोजगार लगता है जो प्याज का इंतजार कर रहे होते हैं, वो भी हिट होगा। जाहिर बात है, लेबर का भी उस टाइम पे एक इम्पैक्ट है, और जो ग्रोअर को भी नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक पानी खड़ा हुआ है। जब तक पानी नहीं निकलेगा तो जो है प्याज की फसल नहीं लगाई जाएगी, और दूसरी जो सब्जियां वो भी नहीं लगाई जाएगी। तो अभी तक तो यही हाल है। अभी तो हम प्याज मंगा रहे हैं दुनिया भर से, तो अल्लाह का शुक्र है हमने हुकूमत को जो सजेशन दिया था, उन्होंने हमारी बात सुन के जो है इम्पोर्ट का अलाउ किया, और जितने भी लेवीज और टैक्सेस हैं वो ज़ीरो कर दिए। तो उससे आप देख रहे होंगे कि मार्केट लोकल स्टेबल हो गई है। और दूसरी बात ये कि मैंने ये भी देखा है कि कंज्यूमर जो 5 किलो लेता है वो 1-1.5 किलो पे आ गया है, तो उससे भी डिमांड भी कम हुई है। तो मगर लेट्स सी के जब तक प्याज नहीं लगेगा, जो अगर पानी हटेगा तो प्याज लगेगा। मुझे जो लगता है अगले 3-4 महीने तक हमारी लोकल क्रॉप नहीं आएगी। लोकल पहले तो हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, जब हमारी बम्पर क्रॉप होती है तो फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर रेट ज़्यादा बढ़ते हैं प्याज के तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंटरनेशनली जो कॉम्पिटिटर हैं तो उनको भी हमें देखना पड़ता है उनकी प्राइसेस क्या चल रही है। तो लेट्स सी, 2022 का साल हमारे लिए जो है काफ़ी बुरा रहा, क्योंकि अच्छा लेकिन मैम वही सब सवाल वही है कि ये जो क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं, मौसमियाती तब्दीली के मामलात हैं, ये तो फिर अब आगे पीछे इसी तरह चल रहे हैं। ये तो कोई स्विच तो नहीं है कि जिसको आप बंद कर दें। ये ज़ाहिर है कुदरत के हाथ में, हमने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे इकोसिस्टम का, पूरी ज़मीन का। अब जो है वो हमें कोई तरीक़ेकार ऐसा अपनाना चाहिए ना कि हम देखें ना, मैंगो आज की बात नहीं है, आपसे मैंने 3-4 महीने पहले भी बात की तो आपने बताया कि जी वो जो बुर था वो हवा आंधी आई उससे उड़ गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मतलब ये बातें हम सुनते भी रहे, आपसे बात भी हुई, मुख्तलिफ जगहों पर बात भी हुई। तो हमने कुछ सीखा है, हमें करना क्या चाहिए? कुछ जदीद तरीके तो होंगे ना दुनिया में इससे निपटने के, या इससे रास्ता बनाने के भी तो कोई तरीके होंगे ना? देखें जी, आपका जो सवाल है ना, बात ये कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना आज नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से मैं वाहिद बनता हूँगा जो पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग की बात 12 साल से कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे लोग शायद उस बात को मजाक भी समझते थे जो मैं बात करता था, क्योंकि उस वक्त इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। मगर बात ये कि आपने प्लानिंग करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ये नहीं कि आज ग्लोबल वार्मिंग आ गई तो आज ही मैं बैठ के 1 साल में ठीक कर दूंगा, ऐसे नहीं होती चीज़ें। अब तो सर पे आ गया है ग्लोबल वार्मिंग। अब तो आप देखें दुनिया के 10 मुल्कों में हम जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में, 5वें नंबर पे होंगे पाकिस्तान। तो ये चीज़ें, फ्लड 2010 का हम मेरा ख्याल है भूल गए, जो फ्लड आया था उसके बाद बीच में भी आते रहे, तो मतलब आते हैं। तो मैं आज भी ये बात करूँगा, आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ। जब ये फ्लड खत्म होगा 2-3 महीने के बाद, आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, हुकूमत भी भूल जाएगी, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। बात एक है जो आपने सवाल किया है
कि इसका क्या किया जाए। देखें, ग्लोबल वार्मिंग क्या सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आई, दुनिया भर में इम्पैक्ट पड़ा है उसका। अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं 2015 से लेके 2050 तक FAO की और वर्ल्ड बैंक तो स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि कुछ मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग का जो एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट पड़ रहा है वो प्लस में, कोई माइनस में, और कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, -15 से लेकर -50 तक एक डिक्लाइन की तरफ जा रही है एग्रीकल्चर। अगर 2 डिग्री आपका टेम्परेचर हाई होता है तो आपकी क्रॉप पे 15% इम्पैक्ट आता है। तो ये तो अभी की बात नहीं है, तो 10-15 सालों से ये चीज़ें चल रही, मगर हम लोगों ने इसको कोई नोटिस नहीं किया, इस पे कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान की अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं 30-35 साल हो गए, हमने कोई भी इसमें तवज्जो नहीं दी। हम नॉर्मल नहीं दे रहे तो ग्लोबल वार्मिंग पे क्या हम बात करेंगे। बात ये कि हमें अगर ये ट्रेडिशनली जिस तरह से हम उगा रहे हैं इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा। हमें अपने आप को देखें, आज पानी है, कल आप पानी को तरसेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, 2 साल बाद अभी 3 महीने पहले यही सवाल था ना कि पानी की कमी पड़ गई है, पानी नहीं मिल रहा तो फसलों पे इम्पैक्ट आ गया। आज पानी है, पानी जाया हो गया, समंदर में बह गया, डैम्स नहीं है हमारे पास। हमें अपने आप को सही डायरेक्शन में करना होगा। सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो हम फ्लड सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में उसको ख़त्म करना पड़ेगा, डिप इरिगेशन और स्प्रिंकल में आना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमें ग्रीन हाउसेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है और जो है आपको बेहतर क्रॉप दे सकता है। जो मुल्क हमारे पड़ोस में, अगर आप चाइना देख लें, ईरान देख लें, इंडिया देख लें, तो वो भी इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर चुके हैं। आज से नहीं, वो 5-6-7 सालों से काम कर रहे हैं, मगर हमने तो स्टेप ही नहीं लिया अभी तक काम शुरू करने में। तो बात ये कि हम तो जब हमारे पर आफत आती है तो हम बातें करना शुरू करते हैं। तो हमारी जो मेमोरी है ना एज अ कौम बहुत कम है। हम सिर्फ 1-2-3 महीने की बात याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और बात ये कि मैं यही बात करूंगा मीडिया के, आपके ये जो यहाँ के प्लेटफॉर्म से, कि हमें ये बात को हाईलाइट करनी पड़ेगी। नहीं करेगी, हम अपनी नस्लों को क्या देके जा रहे हैं पाकिस्तान। ये तो आगे मुसीबतें बढ़ती रहेगी। आपकी पॉपुलेशन 2 से 4% हर साल बढ़ती जा रही है, तो मगर आपकी जो खुराक है वो कहाँ है। पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला जो आने वाला होगा और है भी अभी, वो है फूड सिक्योरिटी। फूड क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। हम तो सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपकी जो वीट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको नवंबर-दिसंबर पे याद आ जाएगा कि कहाँ आटे की प्राइसें चली जाएंगी। हमने उस पर भी कोई काम नहीं किया, हमने कोई परचेस नहीं की। मैंने आज से हुकूमत को 2 महीने पहले प्रपोजल दिया था कि हमारे पास आलू की क्रॉप सरप्लस है और ये पाकिस्तान में पहली बार इतना आलू प्रोड्यूस हुआ है और हमारी लोकल डिमांड 3.5 मिलियन मेट्रिक टन है और हम डबल प्रोडक्शन में है और हमने एक्सपोर्ट भी बड़ी की। हमने प्रपोजल दिया हुकूमत को कि रशिया से अब हम एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, हमें बैंक जो ई फॉर्म नहीं दे रहे, तो आप बार्डर कर लें और वीट वहां से इंपोर्ट कर लें और यहाँ से आलू उनको दे दें। तो ना आपके डॉलर खर्च होंगे ना आपका फॉरेन एक्सचेंज, तो आपका बॉर्डर में जो है काम भी हो जाएगा और हमारे किसान भी खुशहाल हो जाएंगे। सरप्लस है हमारे पास और वहां से वीट भी आ जाएगी पाकिस्तान में। अगर 1.5 मिलियन 2 मिलियन मेट्रिक टन अगर हम उस टाइम पे ले लेते और हमारी बात सुनी जाती, सीरियस उसको लेते, तो आज यहाँ तो सब पॉलिटिकली बातें हो रही हैं कि अपनी कुर्सियां बचाएं, अपने आप को वो कभी पंजाब की पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, इलेक्शन में कभी वहाँ चले जाते हैं। मुल्क का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक आखिरी चीज बताइएगा, इतना बड़ा एक नुकसान है जो पूरी कौम के सामने ही है सैलाब का, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसको सब्सिडाइज करने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना फौरी तौर पे जितने स्टेक होल्डर है, खासकर ग्रोअर हो गया, हमारा मिडिल मैन ट्रेडर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, उनका जो है ना एक कमेटी बनाई जाए और जो है ना और एक डायरेक्शन जो है जो इंडस्ट्री दे सकती है कि क्या करना चाहिए हमें इस टाइम पे। जैसे ही पानी ख़त्म होता है तो किसानों को जो सीड्स हैं उसको सब्सिडी दें, उनको खातों में सब्सिडी दें, तो फौरी तौर पे दें, क्योंकि अगर हम ये फसल लगाते हैं तो 3-4 महीने के बाद 2023 हमारा बेहतर हो सकता है। हमारी प्याज की अच्छी फसल आ सकती है, हमारी टमाटर की फसल अच्छी आ सकती है, हमारी दूसरी सब्जियों की आ सकती है। इसलिए कि सब्जियां उगाना 3 से 4 महीने लगते हैं, फलों को टाइम लगता है, मगर फल हमारी मुल्क की इतनी ज़रूरत नहीं है। मगर जो बेसिक नीड है हमारी, प्याज है, हमारी टमाटर है, आलू है, जो रोज़ की किचन की ज़रूरत है,
तो हमारे फ्रूट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। कीनू है सबसे बड़ा, हाँ खजूरों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। खजूरों में जो है वो तो आपको पता है, सक्कर और लड़काना की तरफ काफ़ी बड़ा फ्लड आया, तो वहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ है। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, मगर ये क्या किसानों की हम मदद करें, किसान के लिए खड़े होंगे तो हम इस बुरहान से निकलेंगे। हम एक्सपोर्ट को नहीं सोच रहे, तो कह रहे हैं कि अभी 22 करोड़ को खाना पीना जो है वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुंचाया जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।